तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और उस दौर को समझते हैं जब सेंट्रल एशिया के पूर्व गुलामों के एक मिलिट्री एलीट ने भारत में आकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो 320 सालों तक चला। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सुल्तनत की, जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे सफर को बिना उलझे समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। गुलाम वंश के उदय से शुरू होकर खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, तुगलक के डिजास्टर्स एक्सपेरिमेंट्स, एक नई सांस्कृतिक एकता और आखिर में इस साम्राज्य के पतन तक। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, राइज ऑफ द स्लेव किंग्स यानी मामलुक वंश, जो 1206 से 1290 तक रहा। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो साफ दिखता है कि कैसे 1206 से लेकर 1526 तक 5 अलग-अलग वंशों ने लगातार 3 शताब्दियों तक दिल्ली पर राज किया। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी अनोखी योग्यता आधारित प्रणाली से, जहां गुलामी दरअसल सत्ता और मिलिट्री ताकत पाने की पहली सीढ़ी हुआ करती थी। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही इस शासन की सच्चाई थी। इस शुरुआती दौर की सबसे दिलचस्प चीज थी तुर्कान ए चहलगानी। सोचिए, 40 वफादार गुलाम अधिकारियों का एक बेहतरीन एलीट ग्रुप। शासक इल्तुतमिश ने इनकी मदद से बिखरी हुई सैन्य छावनियों को एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड राज्य में बदल दिया। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि राज्य चलाने का कंट्रोल सीधे उनके वफादारों के हाथ में था। और इस शुरुआती विस्तार का आर्थिक इंजन था इक्ता सिस्टम। इस सिस्टम के तहत अधिकारियों को कैश सैलरी देने के बजाय उन्हें जमीन यानी इक्ता से आने वाला राजस्व या रेवेन्यू दिया जाता था। इसका फायदा यह हुआ कि सरकार ने अपना खजाना खाली किए बिना ही एक विशाल सेना और स्थानीय प्रशासन को आसानी से मेंटेन कर लिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो है खलजी के रैडिकल मार्केट रिफॉर्म्स और आर्थिक केंद्रीकरण, यानी 1290 से 1320 का समय। खिलजी वंश के आगे मंगोल आक्रमणों का एक बड़ा और लगातार खतरा था। इससे निपटने के लिए उन्हें एक विशाल सेना की जरूरत थी। अब इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 4,75,000। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने करीब 0.5 मिलियन घुड़सवारों की एक मैसिव सेना खड़ी कर ली थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी बड़ी फौज को रेगुलर सैलरी दी कैसे जाए। इसका जवाब उन्होंने निकाला इस 50% के फिगर से। इस पूरी सैन्य मशीन का खर्च उठाने के लिए खलजी ने स्थानीय मुखियाओं की ताकत बिल्कुल खत्म कर दी। उसने मुख्य क्षेत्रों में किसानों पर सीधे 50% का एक समान लैंड टैक्स लगा दिया। इस कदम से राज्य के खजाने में डायरेक्ट रेवेन्यू आने लगा। लेकिन बात सिर्फ टैक्स पर नहीं रुकी। इन तय की गई कीमतों को देखिए, जिससे समझ आता है कि कैसे माइक्रो लेवल पर मार्केट को कंट्रोल किया गया था। गेहूं सिर्फ 7.5 जीटाल्स में, फाइन सिल्क 3 टंकाज में। कीमतों को इतना सस्ता और फिक्स्ड इसलिए रखा गया था ताकि सेना के जवान अपनी कम कैश सैलरी में भी गुजर बसर कर सकें और सरकार के खजाने पर कोई नया बोझ ना पड़े। और ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं थे, इन्हें सख्ती से लागू करवाने के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया गया। बाजार के इंस्पेक्टर्स, जिन्हें शहनाई मंडी कहते थे, और खुफिया जासूस यानी मुनहिज, ये सब सुनिश्चित करते थे कि हर कोई तय कीमतों पर ही सामान बेचे, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा व्यापारी। जिसने भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की, उसे कड़ी सजा दी गई। इसके बाद आता है तीसरा भाग, तुगलक के डिजास्टर्स एक्सपेरिमेंट्स। और दरअसल यहीं से शुरू होती है इस विशाल साम्राज्य के टूटने की कहानी। तुगलक वंश आते आते खलजी का प्रैक्टिकल मॉडल पीछे छूट गया और उसकी जगह ले ली मोहम्मद बिन तुगलक के ब्रिलियंट लेकिन विनाशकारी थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स ने। यहाँ देखिए कैसे अच्छी नीयत और थियरी प्रैक्टिकल रियलिटी में फेल हो सकती है। एक तरफ उनका इरादा बिल्कुल सही था, दुनिया भर में चांदी की कमी को दूर करने के लिए तांबे के टोकन करेंसी लाना और राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट करना। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? नकली सिक्कों की ऐसी बाढ़ आई कि पूरा खजाना बर्बाद हो गया और राजधानी बदलने के उस फोर्स्ड रिलोकेशन में हजारों लोगों की जान चली गई। ये लॉजिस्टिकल और सामाजिक समझ की कमी का एक बड़ा उदाहरण है। इन पिछली नाकामियों से घबराकर अगले शासक फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक स्थिरता खरीदने की कोशिश की, पर एक बड़ी गलती के साथ। उसने एकता सिस्टम और सेना में भर्ती को वंशानुगत यानी हेरेडिटरी बना दिया। नतीजा ये निकला कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, शक्ति बिखरती चली गई, स्थानीय गुट ताकतवर हो गए और यहीं से साम्राज्य का पतन और तेजी से शुरू हो गया। अब बात करते हैं चौथे भाग की,
ए न्यू कल्चरल सिंथेसिस। ये वो दौर था जब भले ही राजनीति बिखर रही थी, पर समाज में एक नया और गहरा प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ सेंट्रल एशियन और स्थानीय इंडियन परंपराओं का एक कमाल का मिलन हो रहा था, जिसने आर्किटेक्चर का चेहरा बिल्कुल बदल के रख दिया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग, असली मेहराब और गुंबद यानी ट्रू आर्चेस और डोम्स की शुरुआत, अलाई दरवाजा के आइकॉनिक हॉर्शू आर्चेस से लेकर लोदी वंश के डबल डोम्स तक, इन सब ने पर्शियन इंजीनियरिंग और इंडियन डेकोरेटिव आर्ट्स को मिलाकर ऐसी शानदार और मजबूत इमारतें बनाई जो उस दौर की पहचान बन गई। और ठीक उसी वक्त समाज के भीतर एक शांत क्रांति भी चल रही थी। सूफी और भक्ति आंदोलनों ने रिजिड जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड और निजी भक्ति पर जोर दिया। नतीजन हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी आम लोगों की भाषाओं का विकास हुआ और कव्वाली जैसे संगीत के नए रूप सामने आए, जिन्होंने पूरे समाज को एक नई आध्यात्मिक एकता यानी स्पिरिचुअल सिंथेसिस से जोड़ दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द फाइनल फ्रैक्चर, जो 1414 से 1526 के बीच सैयद और लोदी वंश के दौर में हुआ। सैयद और लोदी वंश के आने तक सल्तनत का क्षेत्र वैसे ही काफी सिमट गया था, पर यहाँ इन दो प्रशासनिक मॉडल्स के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ भैलोल लोदी का ट्राइबल मॉडल था, जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे और अफगान अमीरों को अपने बराबर मानते थे। वहीं दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी, जिन्होंने एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहा। उन्होंने अपने ही अमीरों और गवर्नर्स पर शक किया, उन्हें नाराज किया, और यही आंतरिक संकट उनके पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया। इब्राहिम लोदी के इस रवैये से लोग इतने खफा थे कि एक प्रांतीय गवर्नर ने तिमुरुद राजकुमार बाबर को भारत आने और हमला करने का सीधा न्योता दे दिया, और इसने नींव रखी 21 अप्रैल 1526 की। पानीपत की पहली लड़ाई का ये दिन दिल्ली सल्तनत के अंतिम रूप से पतन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये आखिरी टकराव इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इसने भारत में युद्ध के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी, जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल वॉर एलिफेंट्स पर निर्भर थी। दूसरी तरफ बाबर की सेना थी, छोटी पर आधुनिक फील्ड आर्टिलरी, बारूद और फ्लैंकिंग मैन्यूवर्स से लैस। बारूद और इन नई तकनीकों के आगे पुराने तरीके की वो विशाल सेना बिल्कुल टिक नहीं पाई। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और यहां से एक नए मुगल दौर की शुरुआत होती है, इस आखिरी सवाल पर विचार करना बड़ा दिलचस्प है। इन 300 सालों में गुलामों और विद्वानों ने जो इतना बड़ा प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचा खड़ा किया, उसने आखिर कैसे मुगल साम्राज्य के फलने फूलने के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। ये एक ऐसी रोचक विरासत है जो इस इतिहास को और भी फैसिनेटिंग बना देती है और हमें और जानने पर मजबूर करती है।